Everyone, welcome back to the channel. This is Jessicate, and today we are learning the subject named corporate governance. नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे. We don't have that much time. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि सब्जेक्ट का ही नाम है हमारा. तो सबसे पहले हम इसी के बारे में समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. पहला टॉपिक है इसका मीनिंग. तो सिंपली अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपली मीनिंग है कि एक ऐसे टाइप का सिस्टम है जिससे कंपनीज़ को डायरेक्ट करा जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको मैनेज करा जाता है. ये हमें क्या बताता है? हाउ अ कंपनी शुड बी रन, हु शुड टेक डिसीजंस, हाउ मैनेजर्स शुड बिहेव एंड हाउ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स शुड बी प्रोटेक्टेड. तो इन सारी लाइंस में से एक बात तो क्लियर हो रही है कि जितनी भी चीज़ें हैं कंपनी में, उन सब का टेक केयर करने के लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए होती है. कैसे कंपनी को रन करना चाहिए, किसको डिसीजंस लेने चाहिए, मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को, उनकी हर चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए. तो जो भी पर्सन कंपनी से जुड़ा है, जो भी डिसीजंस या जो भी मैनेजमेंट है, एवरीथिंग अबाउट अ कंपनी, उसके लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए. नाम में ही क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कंपनी की गवर्नेंस करनी है यहाँ पे. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इक्वल टू रूल्स प्लस एथिक्स प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी इन अ कंपनी. तो ये सब चीज़ें जो हैं उसका पूरा एक सम अगर जब हम कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये हमें इंश्योर करता है कि कंपनी ना कभी भी चीट ना करे. ठीक है, मैनेजर्स के पास जो पैसा है उसका वो मिसयूज़ ना करें, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और कंपनी ऑनेस्टी के साथ वर्क करे. बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, रोल कह लो, ये है कि वो ये इंश्योर करती है कि कंपनी जो है ना वो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, रूल्स के साथ चले, एथिक्स के साथ चले, मतलब वो किसी भी तरीके से डिसलॉयल ना हो, हर चीज़ को क्लियरिटी से खोल के रखे लोगों के सामने, कुछ हिडन फैक्ट्स ना रखे, अगर कोई एक्शन लिया है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे. तो ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी. ऐसा समझ लेते हैं कि शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने एक कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करा है, बट मैनेजर्स यूज़ कंपनी मनी फॉर पर्सनल लग्जरी, हाइड लॉसेस, show fake profits or make selfish decisions, then shareholders suffer. देखो, शेयर होल्डर्स ने तो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर ही दिया था, बट जो मैनेजर्स थे उन्होंने कंपनी के पैसे को अपनी पर्सनल लग्जरी के लिए यूज़ करा, अपने कंफर्ट के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए. ठीक है, उन्होंने जो भी नुकसान हुआ उसे छुपाया, प्रॉफिट्स दिखाए बट फेक, रियल प्रॉफिट्स नहीं थे, वो झूठे मूठे के प्रॉफिट, और डिसीजंस जो लिए वो काफ़ी सेल्फिश रहे. तो शेयर होल्डर्स की, उनकी वजह से शेयर होल्डर को सफ़र करना पड़ा. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इस सिचुएशन को होने से प्रिवेंट करती है. वो ये मेक श्योर करती है कि ऐसा कुछ भी कंपनी के अंदर ना हो, इसीलिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए होती है. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, systems, principles, and processes through which a company is directed and controlled to ensure transparency, accountability, fairness, and ethical business practices. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर क्या करती है? एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें रूल्स है, सिस्टम्स है, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसके थ्रू एक कंपनी को हम डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी हमेशा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे, अकाउंटेबिलिटी को, फेयरनेस को और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को. ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिग्निफिकेंस की, दैट इज इम्पोर्टेंस. सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारे पास आती है कि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती है. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ओपननेस. अ कंपनी शुड डिस्क्लोज करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, शेयर रिपोर्ट्स ऑनेस्टली एंड नॉट हाइड लॉसेस और फ्रॉड. एक कंपनी को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऐसी नहीं फेक,
करेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, लोगों को बता के रखे, पब्लिक को इंश्योर करे कि हाँ यही है, ठीक है। अपने रिपोर्ट्स को ऑनेस्टली शेयर करें, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी करेक्ट रिपोर्ट्स हैं उसको शेयर करें, और अपने लॉसेस या फिर फ्रॉड को हाइड ना करें। इसकी वजह से क्या है ना, इन्वेस्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनता है कंपनी को लेके, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी ऑनेस्टली रिपोर्ट्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन्वेस्टर्स फील सेफ। अगर एक कंपनी अपनी रिपोर्ट्स में अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को ऑनेस्टली दिखाती है, उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, उसको काफ़ी सेफ फील होता है कि हाँ मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक काफ़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है कंपनी की। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स बिकम आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स मोस्टली यही काम करते हैं कंपनी में, डिसीजंस लेते हैं, तो ये अपने एक्शंस के लिए, इन्होंने जो भी एक्शन लिया उसके लिए आंसरेबल रहें। दे के नॉट मिस यूज़ कंपनी रिसोर्सेज फ्रीली। कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, उसको मिस यूज़ ना कर सके फ्रीली। हर डिसीजन जो है वो क्वेश्चन किया जाना चाहिए, क्यों, किस लिए, क्यों लिया। थर्ड इम्पॉर्टेंस है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी के ओनर्स हैं, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना चाहिए कि इन शेयर होल्डर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले, वोटिंग राइट्स मिले, प्रॉपर डिविडेंड्स मिले और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है रिड्यूसेस फ्रॉड एंड करप्शन। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस रिड्यूसेस स्कैम्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, करप्शन, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर गवर्नेंस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो उससे हमारे क्या चीज़ों के चांसेस कम होंगे, स्कैम्स ना कहीं हो रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो रही हो, करप्शन ना चल रहा हो, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन ना हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए सत्यम स्कैम हैपन ड्यू टू वीक गवर्नेंस। सत्यम स्कैम एक काइंड ऑफ स्कैम हुआ होगा, ठीक है। तो ये हुआ किस लिए था, क्योंकि उनकी गवर्नेंस काफ़ी वीक थी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उन्होंने अच्छे से चीज़ों को नहीं वर्क ऑन किया होगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कंपनी की रेप्यूटेशन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्स कंपनी रेप्यूटेशन। कंपनीज विद गुड गवर्नेंस गेन पब्लिक ट्रस्ट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, बेटर ब्रांड इमेज। जो कंपनीज के अंदर गुड गवर्नेंस होता है उन्हें नेचुरल पब्लिक का ट्रस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं इन्वेस्ट करने में, और बेटर ब्रांड इमेज भी बनती है, ब्रांड इमेज आपकी और अच्छी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। गुड गवर्नेंस क्रिएट स्टेबिलिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो अच्छी गवर्नेंस होती है वो क्या क्या क्रिएट करती है कि स्टेबिलिटी बनी रहे, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम आज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, उन्हें इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बच सके, ठीक है। अच्छी डिसीजन मेकिंग हो, स्टेबल रहे कंपनी, तो कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, फिर लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती हैं क्योंकि उनके अंदर गुड गवर्नेंस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स प्रेफर कंपनीज वेयर रिकॉर्ड्स आर क्लियर, मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट, रिस्क आर लोअर। इन्वेस्टर्स तो ऐसी कंपनी प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि इफ़ आप भी एक इन्वेस्टर हो, आपको अपना पैसा किसी भी सपोज दैट कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप क्या देखोगे, वो कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही, वो कंपनी कहीं घाटे में पहले से, कहीं वो बहुत लॉसेस में तो नहीं है, ठीक है। वो कंपनी का आगे फ्यूचर में जाके लॉसेस तो नहीं होने वाले, उस कंपनी में मैनेजमेंट कैसा है, लोग बहुत एक्टिव है या नहीं है, क्या यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या नहीं। मैं अपने पैसे तो इन्वेस्ट कर दूँ, बट क्या मेरे को ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और इनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, पहला इनका पास्ट डेटा कैसा रहा है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं हम ये सब चीज़ें सोचेंगे, तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो कि वो ऐसी कंपनी को प्रेफर करें जहाँ पे रिकॉर्ड्स क्लियर हों, मैनेजमेंट काफ़ी ऑनेस्ट हो, मैनेजमेंट इज़ ऑनेस्ट एंड रिस्क आर लोअर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कंप्लायंस विद लॉ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प्स कंपनी फॉलो कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस भी निकल के आ रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज को इसमें भी मदद करती हैं कि वो लीगल चीज़ें जो बनी हुई हैं, लीगल एक्ट्स जो बने हुए हैं, कंपनी एक्ट है, सेबी की रेगुलेशंस है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इसको भी फॉलो करें, ठीक है।
कीवर्ड टू रिमेंबर फॉर इम्पोर्टेंस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, एथिक्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फ्रॉड प्रिवेंशन। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो हैं वो फाउंडेशन रूल्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स कैसे कंपनी को कुछ प्रिंसिपल्स हर किसी के होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। कंपनी शुड डिस्क्लोज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, पॉलिसीज, रिस्क, डिसीजंस, नो हिडन इन्फॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा कि ओपननेस, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए अपनी कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन हो, पॉलिसीज, रिस्क या फिर डिसीजंस हो, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स मस्ट बी आंसरेबल फॉर एक्शंस एंड परफॉर्मेंस। जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कोई भी एक्शन या कोई भी परफॉर्मेंस क्रिएट की है तो वो उसके लिए आंसरेबल भी हो। सपोज दैट इन फ्यूचर कुछ भी उनके एक्शन से रिलेटेड होता है तो हम अकाउंटेबल किसको मानेंगे, किसने एक्शंस लिए थे, कौन आंसरेबल होगा। ठीक है। थर्ड, फेयरनेस। इक्वल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट दे सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे शेयर होल्डर्स हों, चाहे आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे कस्टमर्स हो, या फिर चाहे माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स भी क्यों ना हो। इन्वेस्टर्स अगर कम भी हैं तो आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स सोसाइटी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स। मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स, ठीक है, एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स, एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स, इन्वेस्टर के टुवर्ड्स। इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनको रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए इनके अगेंस्ट, इनके टुवर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एथिक्स। कंपनी शुड फॉलो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मोरल वैल्यूज़। कुछ एथिक्स हैं कंपनी के। कंपनी को हमेशा ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, कुछ इंटेग्रिटी के साथ, अपनी मोरल वैल्यूज़ के साथ कंपनी को फॉलो करना चाहिए। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ इंडिपेंडेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड मेक अनबायस्ड डिसीजंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हेल्प मेंटेन न्यूट्रलिटी। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो अनबायस्ड हो, यानी किसी पर्टिकुलर फेवरेटिज्म के बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रलिटी की, सब चीज़ न्यूट्रल रहें। इसलिए कहीं ना कहीं कंपनीज़ को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रखने की नीड होती हैं, जो जिनको आपकी कंपनी की किसी पर्टिकुलर फेवरेटिज्म या पर्टिकुलर उनका कोई अपना इंटेंशन ना हो, इंडिपेंडेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो हम समझते हैं कि मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो पहला मीनिंग जो है, मैनेजमेंट में क्या होता है, हम डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, बट अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये एक ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम होता है, हमने ये समझा ही है। फोकस क्या होता है, मैनेजमेंट का फोकस होता है बिज़नेस को चलाने में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस होता है जो भी एथिकल डायरेक्शन है उसको इंश्योर करने में कि कंपनी एथिकली चल रही है या नहीं चल रही है, उसका ये देखना, उसका ओवरऑल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। बट मैनेजमेंट को तो बिज़नेस चलाना है बस। परफॉर्म्ड बाय, मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट करती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ध्यान रखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको सिर्फ अपने टारगेट्स को अचीव करना है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनको स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर होता है ऑपरेशनल, जो डे टू डे वर्क है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता है स्ट्रैटेजिक एंड सुपरवाइजरी। इनको पूरी चीज़ें देखनी होती हैं, सब चीज़ें मेंटेन कैसे होंगी, स्ट्रैटेजीज बनाना। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, मैनेजमेंट रन्स द कंपनी डेली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुपरवाइजेज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को डेली चलाती है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसी मैनेजमेंट को सुपरवाइज करती है, आपको चलाना कैसे है। सो गवर्नेंस इंश्योर मैनेजमेंट डज नॉट मिसयूज पावर। तो गवर्नेंस क्या इंश्योर करती है, जो मैनेजमेंट जो कंपनी चला रही है वो अपनी पावर्स का कहीं से मिसयूज़ ना कर ले, क्योंकि उनके पास ये तो पावर है ना कि वो उनके पास कंपनी का एक
टास्क है वो डेली उसको ऑपरेट कर रही है। एग्जाम्पल में समझते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड्स हाउ टू इंक्रीज सेल्स। मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है कि उसको अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करती है वेदर डिसीजंस आर एथिकल एंड लीगल। क्या जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो मैनेजमेंट ले रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, क्या ये डिसीजंस एथिकल है या और लीगल है, कहीं से इसमें कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का मीनिंग समझते हैं। देखो, कंपनीज के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं एंड मैनेजर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स भी कह सकते हैं या फिर प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एजेंट्स होते हैं। मैनेजर्स आर अपॉइंटेड टू रन द कंपनी। मैनेजर्स को हम अपॉइंट ही किस लिए करते हैं, अपनी कंपनी को चलवाने के लिए। उनका जो भी डेली ऑपरेशंस हैं, डेली टास्क है, कौन करेगा, उसके लिए हम मैनेजर्स लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, मैनेजर्स मे वर्क फॉर पर्सनल बेनिफिट इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स बेनिफिट। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमने मैनेजर्स को अपॉइंट किया होता है रन करने के लिए कंपनी, बट मैनेजर्स हो सकता है कि वो काम इस तरीके से करे जिसमें उनका खुद का बेनिफिट हो रहा हो। वो ये ना देख रहे हो कि शेयर होल्डर का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन बेनिफिट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, इसी को हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, इसमें मेन आइडिया क्या होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड कंट्रोल मैनेजर्स एंड इंश्योर दे वर्क फॉर शेयर होल्डर्स। यहाँ का मेन ये आइडिया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करना चाहिए कंट्रोल मैनेजर्स को कि, और इंश्योर करना चाहिए कि मैनेजर्स जो वर्क कर रहे हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हो, ना कि अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं एजेंसी प्रॉब्लम को कम करने के, ऑडिट्स करवाओ, बोर्ड सुपरविजन हो, इंसेंटिव्स दो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखो, डिस्क्लोजर के रूल्स रखो। एग्जाम्पल, अ मैनेजर स्पेंड्स कंपनी मनी ऑन लग्जरी ऑफिसेज इंस्टेड ऑफ बिजनेस ग्रोथ। एक मैनेजर जो है, जो कंपनी का पैसा है उसको लग्जरी ऑफिस बनाने में, लग्जरी ऑफिसेज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर रहा है। सो गवर्नेंस मैकेनिज्म स्टॉप्स दिस मिसयूज। गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म है वो नेचुरली क्या करता है, इस मिसयूज़ को रोकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, इम्प्रूव करते हैं हम मॉनिटरिंग को, मिसयूज़ जो हो रहा है पावर का उसको भी कम करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या निकल के यहाँ पे आता है, अज्यूम्स मैनेजर्स आर सेल्फिश। हम यहाँ पे ये समझते हैं कि मैनेजर्स तो सेल्फिश होते हैं, फोकस इज़ मेनली ऑन शेयर होल्डर्स ओनली, और यहाँ पे हमारा ज़्यादा जो फोकस निकल के आता है वो भी शेयर होल्डर्स के लिए ही निकल के आ रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है स्टीवर्डशिप थ्योरी। जो हमने एजेंसी थ्योरी पढ़ी उसका बिल्कुल ही अपोजिट क्या होता है, स्टीवर्डशिप थ्योरी। समझते हैं, यहाँ पे बोला गया कि मैनेजर्स आर ट्रस्टवर्दी स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि भाई मैनेजर्स तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं कंपनी के लिए। दे नेचुरली वर्क फॉर कंपनी सक्सेस। ये नेचुरली काम ही जो करते हैं ना कंपनी की सक्सेस के लिए करते हैं। वहाँ पे हमने उनको बिल्कुल अपोजिट माना था, यहाँ हमने उन्हें बिल्कुल ही अपोजिट मान लिया। मेन आइडिया क्या है कि मैनेजर्स एंड ओनर्स हैव कॉमन गोल, कि यहाँ पे देखो मैनेजर्स हैं और जो ओनर्स हैं उनका एक ही तो गोल है। सो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इज़ नॉट ऑलवेज नीडेड। तो यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अ CEO ऑनेस्टली वर्क फॉर कंपनी ग्रोथ विदाउट पर्सनल सेल्फिशनेस। एक CEO जो है वो कंपनी की ग्रोथ के लिए ऑनेस्टली वर्क कर रहा है बिना अपने पर्सनल सेल्फिशनेस के साथ। एडवांटेजेस क्या आते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, एम्पावरमेंट होती है, इनकरेज करते हैं हम यहाँ पे एम्पावरमेंट को, अपने आप वो काम कर रहे हैं, हम बेटर कोऑपरेशन रहता है। बट लिमिटेशन क्या निकल के आती है, नॉट ऑल मैनेजर्स आर ऑनेस्ट इन रियलिटी। अब अगर हम इन रियल बात करें तो आपको लगता है कि सारे मैनेजर्स ही हम कहें ऑनेस्ट ही होंगे, नॉट पॉसिबल। डिफरेंस क्या है एजेंसी वर्सेस स्टीवर्डशिप में, तो देखो एजेंसी थ्योरी में बता रहे हैं कि मैनेजर्स तो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, मतलब अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। स्टीवर्डशिप में हम कह रहे हैं मैनेजर्स तो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। एजेंसी थ्योरी में हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। स्टीवर्डशिप में कह रहे हैं ट्रस्ट एंड एम्पावरमेंट की ज़रूरत है।
ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है एजेंसी में, यहाँ पे कोऑपरेशन होता है। स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी में हम बात करते हैं कि अ कंपनी शुड नॉट वर्क ओनली फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है, इट शुड कंसीडर और स्टेक होल्डर्स। देखो, एक कंपनी को हमेशा सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, जितने और भी स्टेक होल्डर्स बैठे हैं उनको भी कुछ दे दो इम्पोर्टेंस, उनको भी कुछ कंसीडर कर लो, है कि नहीं। अब देखो, स्टेक होल्डर्स हमने बोल तो दिया, पर कौन है? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इन्वेस्टर्स, ये सब स्टेक होल्डर्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि हमें स्टेक होल्डर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, इट मीन्स इन सब पे ही ध्यान देना चाहिए, सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं। मेन आइडिया क्या होता है कि बिजनेस शुड बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी इंटरेस्ट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है, उनकी इम्पोर्टेंस है, उनको सबको बैलेंस करके रखना चाहिए। एग्जाम्पल में, अ कंपनी शुड नॉट पोल्यूट रिवर्स जस्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट। एक कंपनी को रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए सिर्फ अपना प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए। थोड़ा इम्पॉर्टेंस क्या निकल के आती है, ये CSR को, सस्टेनेबिलिटी को, एथिकल बिजनेस को प्रमोट करता है। CSR इसके आगे पढ़ेंगे आएगा, तो ये इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, इट्स नॉट पॉसिबल, थोड़ा तो डिफ़िकल्टी होगी, हो सकता है, बट स्टिल इट विड हैव सम डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट थ्योरी है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। इसका मीनिंग क्या है, कंपनी डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्स नाम है ना, तो रिसोर्सेज पे, तो कंपनी जो है ना एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, जैसे कि फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क्स। बोर्ड मेंबर्स हेल्प ब्रिंग दीज रिसोर्सेज, और जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो मदद करते हैं इन रिसोर्सेज को कंपनी में लेके आने में। फिर से समझते हैं, कंपनीज एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क्स, लाइक, ठीक है। अब जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हेल्प करते हैं इन रिसोर्सेज को कंपनी में लेके आने में, ठीक है। इसका मेन आइडिया क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड इंक्लूड एक्सपीरियंस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे लोगों को इंक्लूड करना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हों, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हो, जिनका कुछ इन्फ्लुएंस हो लोगों पे। एग्जाम्पल, अ फेमस बैंकर ऑन द बोर्ड हेल्प्स कंपनी गेट लोन्स ईजिली। अगर आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में एक ऐसा पर्सन रखा है जो एक फेमस बैंकर है, तो सोचो आपको लोन्स कितने इजीली मिल जाएंगे, कंपनी को लोन्स कितने इजीली मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा पर्सन है मेंबर जो कि उसी फील्ड में फेमस है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल है, लोग उसको मानते हैं, सो यू विल गेट लोन्स इजीली। इसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है, इम्प्रूव्स एक्सटर्नल कनेक्शंस, आपके एक्सटर्नल कनेक्शंस इम्प्रूव हो पाते हैं, एक्सपर्टाइज आती है आपके पास, और बिजनेस की ग्रोथ में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है मैनेजरियल हेगेमनी थ्योरी। मीनिंग क्या है, मैनेजर्स बिकम टू पावरफुल एंड डोमिनेट द कंपनी। मैनेजर्स बहुत पावरफुल बन जाते हैं इसमें और कंपनी को डोमिनेट करते हैं, और बोर्ड यहाँ पे क्या होता है, वीक पड़ जाता है। मेन आइडिया क्या होता है कि रियल कंट्रोल गोज इनटू मैनेजर्स हैंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे जो असली का कंट्रोल होता है ना, वो मैनेजर्स के हाथ में चला जाता है, ना कि डायरेक्टर्स के हाथ में, ठीक है। एग्जाम्पल, CEO इन्फ्लुएंसेस ऑल बोर्ड डिसीजंस एंड नोबडी क्वेश्चंस हिम। CEO जो है वो जितने भी बोर्ड के डिसीजंस हैं उनको इन पर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस निकल के आता है और उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, कैन लीड टू मिस यूज़ ऑफ पावर, फ्रॉड, करप्शन। यहाँ पे पावर का मिसयूज़ हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, करप्शन तो हो ही रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम्स निकल के आती है इस थ्योरी में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हमारे पास अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं। सबसे पहला हमारे पास मॉडल है एंग्लो अमेरिकन मॉडल। ये USA और UK में पाया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये शेयर होल्डर ओरिएंटेड होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट होती है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ फोकस रहता है कि हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं यहाँ पे कि देखो, डिफरेंट कंट्रीज़ डेवलप डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स। अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग टाइप के कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स को डेवलप करती है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमीज़ अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी इंडस्ट्रीज़ अलग हैं, उनकी बिजनेस की हिस्ट्री भी अलग है। सो गवर्नेंस सिस्टम ऑल्सो बिकम डिफरेंट। जब इतनी चीज़ें अलग हैं तो सब जगह एक तरीके से गवर्नेंस तो नहीं हो सकती ना। मे बी कहीं पे इकोनॉमीज डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं, कहीं पे कल्चर ही अलग है। जो चीज़ मे बी इंडिया में वर्क कर रही हो वो मे बी जापान में वर्क ना करें, इसीलिए गवर्नेंस सिस्टम भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम अलग अलग मॉडल्स पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मॉडल्स को समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, हु शुड हैव द मोस्ट पावर इन अ कंपनी। मतलब कंपनी के अंदर किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अगर अब ये अलग अलग कंट्री से क्वेश्चन पूछा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अलग आंसर ही देंगी। कुछ कहेंगी कि शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ कहेंगी कि एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि भाई एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी भी तो इम्पोर्टेंट है। कुछ कहेंगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैटर मोर देन प्रॉफिट, लंबे टाइम का एक रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट से। एंड फ्रॉम दीज आइडियाज़ डिफरेंट मॉडल्स वर बॉर्न, और इसी आइडियाज़ के साथ साथ अलग अलग मॉडल्स बन गए। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, ये ऐसा मॉडल है जो यूएसए प्लस यूके का मॉडल है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। कैसे ये स्टार्ट हुआ? देखो, इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड यूके इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टॉक मार्केट्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए थे। बिग कंपनीज स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो करना शुरू कर दी। ठीक है, बट ओनरशिप बिकेम डिवाइडेड अमंग थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बट जो ओनरशिप थी वो हज़ारों के अमाउंट में जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड हो गई। ठीक है, मीनिंग क्या निकल के आता है? मैनी पीपल ओन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कंपनी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स कंपनी के वो ओन करते थे, उसके शेयर होल्डर्स थे, बट दे कुड नॉट मैनेज इट देमसेल्व्स, बट वो खुद से इसको मैनेज नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो प्रोफेशनल मैनेजर्स वर हायर्ड, इसीलिए प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर किया गया। नाउ अ बिग प्रॉब्लम स्टार्टेड, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आई? ओनर्स एंड मैनेजर्स बिकेम सेपरेट। ओनर्स और मैनेजर्स तो अलग अलग हो गए। इसने क्या क्रिएट कर दिया? मिसयूज़ ऑफ पावर, मैनिपुलेशन, फ्रॉड रिस्क। सो दिस मॉडल डेवलप्ड मेनली टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स फ्रॉम मैनेजर्स। ओनर्स और मैनेजर्स जैसे ही सेपरेट हुए उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लग गई कि जैसे मिसयूज़ हो सकता है पावर का। हमें नहीं पता ना कि मैनेजर्स मिसयूज़ कर ले, मैनिपुलेशन हो जाए, फ्रॉड का रिस्क ना हो। इसी मॉडल के इसी चीज़ों की वजह से हमें इस मॉडल को बनाना पड़ा, जिसका मेनली क्या फोकस था? शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना मैनेजर्स से। ठीक है, दैट इज़ द होल सोल ऑफ दिस मॉडल। मतलब जितनी भी कहानी थी ना, होल इसका एक कॉन्सेप्ट था मॉडल का, वो यही था कि देखो एक ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी, मैनेजर्स ओनर्स डिफरेंट हो चुके थे, वी नेवर नो कि कब फ्रॉड हो जाए, कब क्या हो जाए। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाए मैनेजर्स, और इस मॉडल को हमने इसीलिए बनाया। यहाँ पे मेन आइडिया क्या रहता है? कंपनी एग्जिस्ट मेनली टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहाँ पे कंपनीज एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं ताकि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा सके। शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। शेयर होल्डर्स को हम सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल की तरह ट्रीट करते हैं। मेन फीचर्स क्या है यहाँ पे? शेयर होल्डर ओरिएंटेड। ये जो मॉडल है वो शेयर होल्डर ओरिएंटेड है। यहाँ मेन फोकस रहता है कि प्रॉफिट्स, डिविडेंड, शेयर वैल्यू, इन्वेस्टर रिटर्न्स, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड शेयर होल्डर्स। हर चीज़ जो है ना वो शेयर होल्डर्स के आसपास ही घूमती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, ये अलग अलग लोग हैं। सो गवर्नेंस इज़ नीडेड टू मॉनिटर मैनेजर्स। तो गवर्नेंस यहाँ पे जो गवर्नेंस की ज़रूरत है वो मैनेजर्स को मॉनिटर करने के लिए है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड सुपरवाइजेस मैनेजमेंट। जो बोर्ड है ना वो मैनेजमेंट को सुपरवाइज करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि वो जो डिसीजंस लेंगे वो अनबायस्ड होंगे। फोर्थ है हाई ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज रिपोर्ट्स, पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉलो स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग। कंपनीज को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अपने रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फॉलो करनी पड़ेगी स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट। बिकॉज इन्वेस्टर्स आर मैनी, स्टॉक मार्केट प्लेस है ह्यूज रोल, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, इसलिए जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ह्यूज रोल प्ले करती है। कंपनीज डिपेंड्स हैवीली ऑन इन्वेस्टर्स। कंपनीज जो हैं वो हैवीली डिपेंड किस पे करते हैं? इन्वेस्टर्स पे करते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, इमेजिन करो एक जायंट कंपनी अमेरिका में, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिलियंस में हैं, प्रोफेशनल CEO हैं, या स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग हो रही है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हैं, इन्वेस्टर्स चेकिंग प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली। जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली चेक करते हैं प्रॉफिट्स। इसी को तो हम एंग्लो अमेरिकन स्टाइल कह रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रहती है, हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज प्रॉफिट्स बिकम द मेन फोकस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को सफ़र करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक्सेसिव कंपटीशन आ जाता है। तो देखो, एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्या है? शेयर होल्डर्स फर्स्ट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम मैनेजर्स। मैनेजर्स से प्रोटेक्ट करो इन्वेस्टर्स को। ये हमने जो मॉडल पढ़ा ये था हमारा एंग्लो अमेरिकन मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल जो अब हम पढ़ेंगे वो है जर्मन मॉडल। नाउ जर्मनी हैड अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग। जैसे हमने UK USA की बात करी, यहाँ पे हम बात करें कि जर्मनी की ना बहुत ही अलग टाइप की थिंकिंग थी। जर्मनी ये बिलीव करता था कि कंपनी इज़ नॉट ओनली फॉर शेयर होल्डर्स। भाई कंपनी है तो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही थोड़ी है, एम्प्लॉयज़ भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बैंक्स भी तो इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी भी तो इम्पॉर्टेंट है। सो देयर गवर्नेंस मॉडल बिकम डिफरेंट। तो इसीलिए इनका गवर्नेंस मॉडल, क्योंकि हर किसी के पास एक रीज़न था ना, जैसे US से UK के पास था, यहाँ इनका अलग रीज़न निकल के आ गया, इसलिए इनका गवर्नेंस मॉडल अलग है। अब इनके गवर्नेंस मॉडल में कुछ और थिंकिंग हो सकती है। देखो, जर्मनीज इकोनॉमी डेवलप थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। जर्मनी की जो इकोनॉमी बनी है ना वो इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से, इंजीनियरिंग कंपनीज से, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स से बनी है, ठीक है। तो वर्कर्स प्लेड अ ह्यूज रोल इन कंपनी सक्सेस। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं ना उनका बहुत बड़ा रोल निकल के आया है कंपनी की सक्सेस में। अगर कंपनी की ग्रोथ हुई है तो सिर्फ वो मतलब अपर स्टेट जो लोग हैं उनकी वजह से नहीं, जो वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सो जर्मनी ये बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ मेन आइडिया क्या निकल के आता है? अ कंपनी शुड प्रोटेक्ट ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। एक कंपनी को अपने कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को। करो शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट, बट स्टेक होल्डर्स, जितने भी कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करो आप। तो यहाँ पे बिगेस्ट फीचर निकल के क्या आता है? 2 टायर बोर्ड सिस्टम। दिस इज़ दी हर्ट ऑफ जर्मन मॉडल। ये जर्मन मॉडल का हर्ट है कि जर्मनी डिवाइडेड द बोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे जर्मनी ने जो बोर्ड है ना, बोर्ड पूरा सिस्टम, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है मैनेजमेंट बोर्ड और एक है सुपरवाइजरी बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड जो है, दिस बोर्ड रन डेली बिजनेस, टेक्स ऑपरेशनल डिसीजंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये वाला बोर्ड जो है ना ये डेली बिजनेस को रन करता है, ये ऑपरेशनल डिसीजंस लेता है, जैसे प्रोडक्शन करवाना, मार्केटिंग करना, फाइनेंस को देखना। और एक बोर्ड है सुपरवाइजरी बोर्ड। ये बोर्ड क्या करता है? सुपरवाइज करता है मैनेजमेंट को, काम कैसे चल रहा है, डिसीजंस देखता है, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, देखना, चेक करना सही है गलत है, प्रोटेक्ट करते हैं स्टेक होल्डर्स को। एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन हेयर। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी रिप्रेजेंट करने का अपने आप को पूरा वो मिलता है, चांस मिलता है,
ठीक है। तो वाई दिस सिस्टम, क्यों ये सिस्टम, क्यों? इफ सेम पीपल मैनेज एंड सुपरवाइज पावर बिकम्स डेंजरस। अगर सेम ही लोग होंगे जो मैनेज भी कर रहे हैं, सुपरवाइज भी कर रहे हैं, तो पावर तो बहुत डेंजरस हो जाएगी। इसलिए हमने इन्हें सेपरेट कर दिया, मैनेजमेंट को अलग बना दिया, सुपरविजन को अलग बना दिया। दिस क्रिएट्स चेक्स एंड बैलेंस। इसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंस पूरा क्रिएट रहता है, चेक भी हो जाता है, बैलेंस भी बना रहता है। अब यहाँ पे बात करें अगर एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स कैन सिट ऑन सुपरवाइजरी बोर्ड। वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सुपरवाइजरी बोर्ड में बैठ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को भी अपनी एक आवाज़ मिल जाएगी, उनके लिए भी कोई ना कोई बैठा है जो उनके सपोर्ट में या उनके साइड से उनकी चीज़ों पे ध्यान दे सकता है। यहाँ पे बैंक्स का क्या रोल आता है? जर्मन बैंक्स आर पावरफुल एंड क्लोजली कनेक्टेड विद कंपनीज। जर्मन के जो बैंक्स हैं ना वो काफ़ी पावरफुल हैं और कंपनी से काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं। बैंक्स इन्फ्लुएंस गवर्नेंस एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बैंक्स जो है वो गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है, लंबे टाइम की स्टेबिलिटी को भी प्रोवाइड करती है। उनका कोई ऐसा नहीं कि वो क्रैश हो जाए या कल को आगे जाकर डूब जाए, बिकॉज बैंक्स का काफ़ी सपोर्ट है। Example, imagine a German automobile company, workers representatives present, separate supervisory board, long-term planning, focus on stability instead of quick profit. That is German style. आप imagine करो एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं जो वर्कर्स की साइड से हैं, सेपरेट सुपरवाइजरी बोर्ड है, मैनेजमेंट तो अलग काम कर रही है, सुपरवाइजरी की अलग है, वो ध्यान चेक सब कुछ कर रहे हैं, कहीं से कुछ गलत ना हो रहा हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे हैं ये लोग, आगे क्या करना है, और इनका फोकस भी है स्टेबिलिटी पे, ना कि इनको ये नहीं चाहिए कि क्विकली हमें प्रॉफिट दो। इनका ध्यान किस पे? स्टेबिलिटी पे, चीज़ें चले प्रॉपरली, चले लंबे टाइम तक चले, अच्छे से चले, वर्किंग हेल्थी हो। ठीक है, ये है जर्मन स्टाइल। एडवांटेजेस क्या है इनके? यहाँ पे एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी रहती है, लंबे टाइम की थिंकिंग रहती है, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन सिस्टम है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसीजन मेकिंग स्लो ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इतने लोगों के चेक पॉइंट्स हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें फास्ट चलें। टू मैनी इंटरेस्ट टू बैलेंस, यहाँ पे बहुत लोगों के इंटरेस्ट है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, इनको भी देखना, उनको भी देखना, उनको भी देखना। सो जर्मन मॉडल में क्या है, स्टेक होल्डर्स का मैटर है, यहाँ पे हमको 2 बोर्ड्स फॉर बेटर कंट्रोल, 2 बोर्ड्स हैं यहाँ पे बेटर कंट्रोल करने के लिए। तो ये पूरा मॉडल जो हमने पढ़ा, दैट इज़ व्हाट जर्मन मॉडल। थर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे जापानीज मॉडल, रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल है ये। जापान का बिजनेस कल्चर ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे हमने यूके यूएस का पढ़ा, जर्मन का पढ़ा, तो जापान का बिल्कुल ही अलग चलता है। जापान क्या बिलीव करता है? जापान स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है लॉयल्टी में, ईमानदारी में, रिलेशनशिप्स में, लोगों के साथ कैसे उनके लिंक्स हैं, कलेक्टिव ग्रोथ में, साथ में ग्रो करेंगे तो साथ करेंगे, ऐसे नहीं, लंबे टर्म के ट्रस्ट पे, भरोसे पे ज़्यादा इनका हुआ है कि हमें ट्रस्ट चाहिए भाई, लंबे टाइम तक हमें ऐसे पर्सन के साथ वर्क करना है जो ट्रस्ट वर्दी हो, धोखाधड़ी ना हो। तो जापान इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करता है। सो देयर गवर्नेंस बोर्ड मॉडल ऑल्सो बिकम रिलेशनशिप बेस्ड, इसलिए इनका जो गवर्नेंस मॉडल है ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बेस्ड बन जाता है। देखो समझते हैं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान वांटेड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद जापान चाहता था कि उनकी जो ग्रोथ हो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, काफ़ी रैपिड हो, बहुत जल्दी हो जाए। सो कंपनी स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर क्लोजली, इसीलिए जो कंपनीज थी उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करना क्लोजली स्टार्ट कर दिया। बैंक्स, सप्लायर्स एंड कंपनीज फॉर्म स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स। बैंक्स थे, सप्लायर्स थे, कंपनीज थे, इन सब ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया। इसी सिस्टम को जाना गया केरेत्सु सिस्टम से। क्या नाम दिया गया इसको? केरेत्सु सिस्टम। इट मीन्स इंटरकनेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स। बिजनेस ग्रुप्स हैं जो साथ में इंटरकनेक्टेड हैं।
मेन आइडिया क्या इनका है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। इनका ये मानना है लंबे टर्म के रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटे छोटे टाइम के प्रॉफिट से। आपको अभी थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट हो रहा है, उस ठीक है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लंबे टाइम तक रिलेशनशिप बना के रखें। मेन फीचर्स इसके क्या निकल के आते हैं कि ये एक रिलेशनशिप बेस्ड गवर्नेंस है। कंपनीज मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद बैंक, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स। कंपनी क्या मेंटेन करती है, लंबे टाइम के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती है बैंक्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ बैंक्स। यहाँ पे बैंक्स का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैंक्स जो है फाइनेंस, सपोर्ट और स्टेबिलिटी जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करता है कंपनीज़ को। दे रिमेन डीपली कनेक्टेड विद कंपनीज। बैंक्स जो हैं कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड रहते हैं कंपनीज के साथ। थर्ड है क्रॉस शेयर होल्डिंग। कंपनीज बाय शेयर्स इन ईच अदर। कंपनीज जो है ना वो एक दूसरे की कंपनीज में ही शेयर्स खरीद लेती हैं, क्रॉस शेयर होल्डिंग कर लेती है। जो ग्रुप्स बना रही हैं कंपनीज एक दूसरे एक दूसरे के ही शेयर्स को परचेज कर लेती है, बाय कर लेती है। इससे क्या क्रिएट होता है, ट्रस्ट, क्योंकि हमारा ग्रुप है, हमने एक दूसरे के शेयर्स भी ले लिए हैं, ट्रस्ट बन रहा है, कोऑपरेशन है, साथ में चल रहे हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, तो यहाँ क्रॉस शेयर होल्डिंग भी रहती है। फोर्थ है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कल्चर। एम्प्लॉयज़ ऑफन वर्क इन द सेम कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। एम्प्लॉयज़ सालों साल एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कल्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आप कितने ईमानदार हो उसके बेस पे। इफ़ यू आर लॉयल टू द कंपनी यू आर गुड टू गो, है ना। फिफ्थ है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस आर लेस इंडिविजुअल एंड मोर ग्रुप ओरिएंटेड, बिकॉज हर चीज़ उन लोगों ने कनेक्टेड करी है। जब इन्होंने सब चीज़ें ग्रुप के साथ करी हैं तो डिसीजंस भी वो लोग कैसे लेंगे, ग्रुप ओरिएंटेड, ना कि ऐसे। यहाँ पे डिसीजंस इंडिविजुअली बहुत कम लिए जाते हैं, ज़्यादातर क्या होता है ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं। एग्जाम्पल में इमेजिन जापानीज कंपनीज लाइक अ फैमिली नेटवर्क। इमेजिन करो कि जो भी जापानीज कंपनीज है ना वो एक फैमिली नेटवर्क की तरह है। कंपनीज हेल्पिंग ईच अदर, बैंक सपोर्टिंग देम, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, स्टेबल रिलेशनशिप्स, दैट इज जापानीज मॉडल। इमेजिन करो कि जापानीज कंपनीज एक फैमिली नेटवर्क की तरह है। यहाँ पे कंपनीज एक दूसरे को ही मदद कर रही हैं साथ में। इनके अंदर कोई ऐसा नहीं जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि कंपनीज कॉम्पिटिटर्स, सुन रहे अपने कॉम्पिटिटर्स नेम वो क्या कर रहा है, वो कौन सी नई स्कीम लेके आ गया है, कस्टमर्स कितना जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे कंपनीज एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रही हैं, बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इवन इन्हें। लॉन्ग टर्म पे ये लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कोई फ्रॉड्स नहीं, स्टेबल है इनका रिलेशनशिप। इसी को हम जापानीज मॉडल कह रहे हैं। इनके एडवांटेजेस क्या हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, समटाइम्स ट्रांसपेरेंसी बिकम वीकर। कभी कभी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जिसे हमने पढ़ा था कि ओपननेस, सब चीज़ें ओपन होनी चाहिए, कोई हिडन फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पे थोड़ी वीक हो जाती है। ठीक है। आउटसाइडर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। जो आउटसाइडर्स है, जो इनके ग्रुप में नहीं है कह लो, वो इनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस जल्दी नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते। स्लो रिफॉर्म्स हैपन। रिफॉर्म्स बनेंगे तो काफ़ी स्लो बन रहे होंगे। तो मेमोरी क्या है, यहाँ जापानीज मॉडल जो है रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टी फर्स्ट रखता है। ठीक है। इन सब का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। एंग्लो अमेरिकन पर्सन सेज इन्वेस्टर्स गिव मनी सो इन्वेस्टर्स आर द किंग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर ने तो पैसा दिया तो हम इन्हें किंग मान लेते हैं। तो यहाँ पे वो फोकस जिस चीज़ का है, प्रॉफिट्स, शेयर होल्डर, स्टॉक मार्केट। जर्मन पर्सन क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी ऑल्सो बिल्ड द कंपनी। एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी ने भी तो कंपनी बनाई है, सिर्फ शेयर होल्डर्स ने थोड़ी, उन्होंने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो फोकस यहाँ पे स्टेक होल्डर्स पे करो, एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन पे करो, सुपरविजन पे करो। जापानीज के यहाँ से कोई आता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट लॉन्ग टर्म सक्सेस। जितने ज़्यादा आपके लिंक्स अच्छे होंगे, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, उतना लंबे टाइम तक आपको सक्सेस मिलेगी। तो फोकस यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी पे। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1, दैट इज़ आर्ट ऑफ गवर्नेंस एज पर कौटिल्यस अर्थशास्त्र। गवर्नेंस के आर्ट को पढ़ेंगे हम यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र के पर्सपेक्टिव से कह लो। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कौटिल्य कौन थे। देखो, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य, विष्णुगुप्ता, वॉज द एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, तो देखो कौटिल्य जी कौन थे। कौटिल्य जी थे
कौटिल्य जी को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र थे। इन्होंने एक काफ़ी फेमस बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इन्होंने 2300 ईयर्स अगो, इतने सालों पहले, कहीं ना कहीं अराउंड इतने सालों अराउंड पहले लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इट इज़ ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, कि ये जो बुक है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में है, बट एक्चुअली इट इज़ कंप्लीट बुक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, लॉ, एथिक्स, टैक्सेशन, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, पब्लिक वेलफेयर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है, बट नहीं। बट एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये पूरी जो बुक है ये इन सब चीज़ों के ऊपर है। टुडे मेनी मॉडर्न मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आइडियाज़ आर कनेक्टेड टू इट। आज के टाइम पे जो मॉडर्न मैनेजमेंट चल रही है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आइडियाज़ हैं, वो ज़्यादातर इससे कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं हम भी तो चीज़ें सीखे होंगे, बुक्स भी तो कहीं ना कहीं पहले से कुछ तो स्टडीज़ हुई हैं, एकदम से तो एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं आता। तो मेन आइडिया क्या है इस टॉपिक का कि द यूनिवर्सिटी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट गुड गवर्नेंस इज़ नॉट अ मॉडर्न आइडिया ओनली। कि अभी जो ये हम पढ़ रहे हैं ना कि गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, भाई ये मॉडर्न आइडिया ही नहीं है, ये अभी ही नहीं आया। इवन एंशियंट इंडिया हैड एडवांस गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। पहला जो इतना पुराने टाइम पे जो हमारा इंडिया था, उसके पास भी इतनी एडवांस में गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स थे, उनको भी ये चीज़ समझ आती थी व्हाट इज़ गवर्नेंस, व्हाट आर द गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। चीज़ें एथिकल होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये सिर्फ अभी ही नहीं, इवन उस टाइम पे भी ये लोगों को समझ आती थी। कौटिल्य जी ने क्या एक्सप्लेन किया कि एथिकल लीडरशिप क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, एंटी करप्शन, डिसिप्लिन, वेलफेयर, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर द सेम थिंग्स मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉक अबाउट टुडे। ये वो सारी चीज़ें, आपको नहीं लगती जितनी चीज़ें यहाँ कौटिल्य ने एक्सप्लेन करी वो सारी चीज़ें सेम है हमारी मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो आज के टाइम पे हमें बताती है। तो पहले हमें कोर फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कौटिल्य जी ने बिलीव करा कि अ रूलर शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, नॉट पर्सनल लग्जरी। एक रूलर को अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, उनके हित के लिए काम करना चाहिए, उनके भले के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने खुद की लग्जरी के लिए काम करना चाहिए, अपने खुद के आराम के लिए नहीं। तो सिमिलरली आज भी हम क्या बात करते हैं कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीईओज should work for shareholders, employees, society, stakeholders। तो अभी बस किंग की जगह या रूलर की जगह थोड़े वर्ड्स चेंज हो गए होंगे, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। ये डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीईओज को अपने शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स, इन सब के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने लिए। एंड नॉट मिस यूज़ कंपनी पावर, कंपनी की पावर को मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन अर्थशास्त्र एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यही कनेक्शन जो है अर्थशास्त्र और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में है। सो आर्ट ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, आर्ट ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कौटिल्य पढ़ते हैं हम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स वन बाय वन। क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, मीनिंग अ रूलर और लीडर मस्ट बी आंसरेबल फॉर एक्शंस। एक रूलर या फिर आप कह लो उसको लीडर, जो भी उन्होंने एक्शंस लिए हैं उसके लिए उनको आंसरेबल होना चाहिए। जैसे कौटिल्य बिलीव करते थे पावर शुड नॉट बी अनलिमिटेड, पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि इतनी दे दी इतनी दे दी, क्या वो लिमिट ही नहीं हो पा रही है। रूलर शुड बी मॉनिटर्ड, जो रूलर्स भी हैं उनको भी हमें मॉनिटर करना चाहिए वो काम कैसे कर रहे हैं। ड्यूटीज़ मस्ट बी परफॉर्म ऑनेस्टली, जो भी ड्यूटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप ड्यूटीज़ कर रहे हो, आप उसे ईमानदारी से करो। प्लीज़ उसमें कोई फेक मत चीज़ें रखो, कुछ डिसऑनेस्टी मत रहो, करो, लॉयल रहो, ऑनेस्टी के साथ काम करो, ईमानदारी के साथ। मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस कनेक्शन, अब क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसके साथ कनेक्शन है। टुडे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीईओज, ये सब भी तो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, रेगुलेटर्स को। तो एग्जाम्पल से अगर हम समझे, इफ़ अ कंपनी CEO misuses funds, he can be questioned and removed। अगर एक कंपनी का CEO अपने फंड्स का मिसयूज़ करता है
तो वो क्वेश्चन भी करा जाएगा और उसको हटा भी दिया जाएगा। तो सेम आइडिया जो है अर्थशास्त्र में भी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, एग्जिस्ट करता था। एथिकल लीडरशिप, सेकंड क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, एथिकल लीडरशिप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज। कौटिल्य बिलीव द कैरेक्टर ऑफ द लीडर डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। लीडर का जैसा कैरेक्टर होगा ना, वो किंगडम के आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि कैसा आने वाला फ्यूचर होगा किंगडम का। अ लीडर शुड हैव ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इंटीग्रिटी, विजडम। एक लीडर के पास ईमानदारी होनी चाहिए, उसको डिसिप्लिन आना चाहिए, कैसे काम करना है, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कुछ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए। वाई? बिकॉज करप्ट लीडर्स क्रिएट करप्ट सिस्टम्स। अगर लीडर ही करप्ट होगा तो सिस्टम भी तो करप्ट होगा, चीज़ें भी तो गलत होंगी, वहाँ भी तो करप्शन चलेगा। तो मॉडर्न कनेक्शन का है इसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो एक्सपेक्ट लीडर्स टू बिहेव एथिकली, अवॉइड फ्रॉड, मेंटेन इंटीग्रिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक्सपेक्ट करती है लीडर्स से कि वो एथिकली बिहेव करें, फ्रॉड को अवॉइड करें, फ्रॉड ना करें और इंटीग्रिटी मेंटेन करें। एग्जाम्पल, इफ़ टॉप मैनेजमेंट इज़ ऑनेस्ट, एम्प्लॉयज़ ऑल्सो फॉलो एथिकल बिहेवियर। अगर जो ऊपर सबसे टॉप मैनेजमेंट है वो अगर ईमानदार है तो एम्प्लॉयज़ भी एथिकल बिहेवियर को ही फॉलो करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक के इंटरेस्ट पे। कौटिल्य बिलीव द हैप्पीनेस ऑफ पीपल इज़ द हैप्पीनेस ऑफ द रूलर। जो लोगों की खुशी है वही रूलर की खुशी होती है। मीनिंग गवर्नेंस शुड बेनिफिट सोसाइटी। जो आप काम कर रहे हो, जो आप चीज़ें मैनेज कर रहे हो, वो सोसाइटी को भी बेनिफिट दे, उसका फ़ायदा सोसाइटी को हो, ना कि सिर्फ रूलर्स को हो। तो मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या कनेक्शन है इससे? टुडे कंपनीज मस्ट थिंक अबाउट CSR, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, सोसाइटी। आज के टाइम पे भी जो कंपनीज़ हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनको ये CSR के बारे में सोचना चाहिए, उनको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, उनको एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए, कंज्यूमर्स, सोसाइटीज़। दिस इज़ सिमिलर टू स्टेक होल्डर थ्योरी। ये तो स्टेक होल्डर थ्योरी जैसा ही है, जहाँ पे हमने क्या कहा था कि स्टेक होल्डर्स पूरे सब, जिसमें सब आ जाते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी शुड नॉट पॉल्यूट रिवर्स ओनली फॉर प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा कि एक कंपनी को पॉल्यूट नहीं करनी चाहिए रिवर्स सिर्फ अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, अब कंपनी के प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कौटिल्य न्यू करप्शन इज़ डेंजरस। कौटिल्य जानते थे कि करप्शन बहुत ही खतरनाक है। ही सेड ऑफिशियल्स मे मिसयूज मनी इफ़ देयर इज़ नो मॉनिटरिंग। उन्होंने ये बोला जो ऑफिशियल जिन काम कर रहे हैं, जिनके पास पावर है, जो डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं लोगों के लिए, वो पैसों का मिसयूज़ कहीं ना कहीं कर सकते हैं अगर उनके ऊपर मॉनिटरिंग ना की जाए, उनको चेक ना करा जाए, उनको नहीं देखा जाए, उनको सुपरवाइज ना करा जाए, सुपरविजन ना रखी जाए। सो उन्होंने क्या सपोर्ट किया कि स्ट्रिक्ट सुपरविजन होनी चाहिए, इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, पनिशमेंट दी जाए, ऑडिट्स ली जाएं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फेमस आइडिया क्या है कौटिल्य का? ही कंपेयर्ड करप्शन टू अ फिश मूविंग अंडर वाटर, डिफ़िकल्ट टू नो वेदर इट ड्रिंक्स वाटर। ओह माय गॉड। तो एक फेमस आइडिया है कौटिल्य जी का, उन्होंने करप्शन को कंपेयर किससे किया है कि एक फ़िश है जो पानी के नीचे मूव कर रही है, ठीक है, चल रही है, मूव कर रही है। डिफ़िकल्ट टू नो वेदर इट ड्रिंक्स वाटर। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या वो पानी पी रही है, पीती है या नहीं पीती है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? करप्शन इज़ हार्ड टू डिटेक्ट। अच्छा, कि देखो करप्शन जो है ना उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। हमें ये पता करना कि करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग इज़ नेसेसरी। इसीलिए हमें जो काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चेकिंग, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, पनिशमेंट, इंस्पेक्शन, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे उन्होंने लाइन बोली कि एक फ़िश पानी के नीचे मूव कर रही है, चल रही है, बस अब इसको जानना बहुत ही मुश्किल है कि क्या वो पानी पीती है।
सो नेक्स्ट इससे हम समझते हैं कि मॉडर्न वे में क्या कनेक्शन है. टुडे कंपनी यूज ऑडिट्स, कंप्लायंस सिस्टम्स, विसल ब्लोइंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू प्रिवेंट फ्रॉड. आज के टाइम पे कंपनीज जो हैं ऑडिट्स, कंप्लायंस सिस्टम्स, विसल ब्लोइंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करती है ताकि फ्रॉड से बच सके. वो इतनी चीज़ें क्यों कर रही है? काम तो चल ही रहा है, पर हम काम करवाने के बाद उसको चेक तक करने के लिए इतने प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, इतने मॉडल्स लाने पड़ते हैं, इतनी चीज़ें करनी पड़ती है. वाई? ताकि सिर्फ फ्रॉड ना हो सके. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें. एग्जाम्पल, सत्यम स्कैम हैपन बिकॉज मॉनिटरिंग फेल्ड. सत्यम स्कैम कोई स्कैम रहा है, वो इसलिए हुआ क्योंकि मॉनिटरिंग उसमें काफ़ी फेल्ड हो गई थी, मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हुई थी. फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा ट्रांसपेरेंसी. दो एंशियंट गवर्नेंस वॉज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न सिस्टम्स, कौटिल्य स्टिल सपोर्टेड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन. वैसे तो पूरा एंशियंट पहले जो गवर्नेंस रही वो मॉडर्न सिस्टम से डिफरेंट है, फिर भी कौटिल्य ने इस चीज़ को भी सपोर्ट करा कि रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए. जो काम आप कर रहे हो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो. ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखो. सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर है तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए. ठीक है, इसका मॉडर्न वे से क्या कनेक्शन है? कंपनी आज के टाइम पे मस्ट क्या करती है? रिपोर्ट करती है, पब्लिश अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखती है. सिक्स प्रिंसिपल है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. कौटिल्य बिलीव गवर्नेंस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, सिस्टमैटिक. कौटिल्य बिलीव करते थे कि गवर्नेंस जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए. ऑफिशियल शुड परफॉर्म ड्यूटीज़ प्रॉपरली. अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली परफॉर्म करें. नेग्लिजेंस को अवॉइड करें, ये नहीं इग्नोर करें, नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं. एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से काम करें, वर्क एफिशिएंटली. मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या कनेक्शन है? कंपनीज टुडे नीड प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस. आज के टाइम पे कंपनीज को प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनल कंट्रोल्स की, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की. सेवन प्रिंसिपल है मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स. कौटिल्य बिलीव्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस शुड बी गिवन टू कैपेबल पीपल. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, स्टेटसेस हैं, पोजीशंस हैं, वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उस पोजीशन के लिए कैपेबल हो, जो उस पोजीशन को संभाल सकें. कैपेबल पीपल, ना कि फेवरेटिज्म, पर्सनल रिलेशंस या इमोशंस को देख के बना दिया. नॉट बेस्ड ऑन दिस, बट उस पोजीशन के लिए कौन पर्सन बेस्ट कैपेबल है उसको वो पोजीशन मिलनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य बिलीव करते थे. ठीक है, मॉडर्न कनेक्शंस में अगर देखा जाए तो टुडे कंपनीज ऑल्सो प्रेफर, टुडे कंपनीज भी क्या प्रेफर करती हैं कि स्किल्ड डायरेक्टर्स हों, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स हों, प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स हों. अब इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशंस, लिंक्स थे, इनकी वजह से बन गए, नहीं. जैसे कौटिल्य ने बिलीव करा ऐसे ही मॉडर्न कनेक्शन में भी ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. एट्थ हमारे पास प्रिंसिपल है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. कौटिल्य स्ट्रांगली सपोर्टेड प्लानिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिस्क प्रिवेंशन. कौटिल्य स्ट्रांगली किस चीज़ में बिलीव करते थे? प्लानिंग में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, रिस्क प्रिवेंशन में. ही बिलीव लीडर शुड थिंक अहेड. वो ऐसा बिलीव करते थे कि लीडर्स को आगे का सोच के रखना चाहिए. मॉडर्न कनेक्शन क्या है? टुडे कंपनीज यूज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिसिस, इन सब चीज़ों का क्यों? ताकि हम आगे का अहेड पहले से प्लान करके रख सके, रिस्क ध्यान दे सके. अब देखो यहाँ बताया गया व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज इट प्रूव्स एंशियंट इंडिया गवर्नेंस प्रिंसिपल्स आर स्टिल रेलिवेंट टुडे. क्योंकि ये बिलीव करता था कि एंशियंट इंडिया की जो गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी रेलेवेंट है. सो मॉडर्न गवर्नेंस कॉन्सेप्ट्स लाइक अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, एंटी करप्शन, स्टेक होल्डर वेलफेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अर्थशास्त्र. जो मॉडर्न गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें, ये सब अर्थशास्त्र में भी एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, सो इमेजिन कीजिए कौटिल्य एडवाइजिंग अ किंग. कौटिल्य राजा को ये समझा रहे हैं, वो बोलते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज मत करो, मतलब अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट. आप ईमानदार रहो, अच्छे से काम करो, एथिकल लीडरशिप.
लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो, स्टेक होल्डर अप्रोच। ऑफिशियल्स को केयरफुली देखो, एंटी करप्शन। कीप एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखो, एफिशिएंट गवर्नेंस। दिस एंटायर थिंकिंग बिकम्स द बेस ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। ये पूरी जो एंटायर थिंकिंग है ना, ये हमारी मॉडर्न गवर्नेंस का बेस बन जाती है। ठीक है, सो सिंपल कंक्लूजन इसका क्या निकल के आता है? कौटिल्य's अर्थशास्त्र प्रोवाइड्स एन अर्ली फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी, ethics, discipline, welfare, and anti-corruption measures. These principles are highly relevant in modern governance, corporate governance, as they promote transparency, responsible leadership, and stakeholder welfare. And by this, our unit number 1 is complete, and I'll see you in the next video. Till then, thanks for watching this video. Bye-bye.